हीट एंड थर्मोडायनेमिक चैप्टर मैकेनिक्स हो चुका है लगभग। थ्योरी तो हो ही चुकी है, न्यूमेरिकल्स तो आप पर डिपेंड करता है, सिर्फ हम पर नहीं। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक चैप्टर, उसमें सबसे पहले जानना है हीट किसको कहते हैं। हीट मतलब उष्मा। सुने होंगे स्कूल में भी, बचपन में छोटे छोटे थे तब भी सुने होंगे, हाथ जल जाता था। तो हीट किसको कहते हैं? हीट मतलब वहां लिख भी दिए, दो बार हीट लिखें, कोई भी हीट समझ में आए। तो हीट को समझने के लिए पहले मैकेनिक्स में चलिए फिर वापस हीट में आते हैं। देखिए ये एक मैकेनिकल सिस्टम है और ये एक दूसरा मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम की मैकेनिकल आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान, उसकी प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी का नेचर होता है और प्रॉपर्टी का वैल्यू भी होता है। जैसे उसका मास, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। उसका मोमेंटम, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। उसकी एनर्जी, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। यानी इन तीन प्रॉपर्टीज को मैकेनिकल सिस्टम पॉजेस करता है, ओन करता है, रिटेन करता है, लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। ये सारी प्रॉपर्टी उसकी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल सिस्टम की। लेकिन जब ये कब लूज करता है, कब गेन करता है, कब एक्सचेंज करता है, कब ट्रांसफर होता है, जब इनके बीच एक इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन का क्या नाम है? तो उस इंटरेक्शन का नाम है मैकेनिकल इंटरेक्शन। तो जब इनके बीच इंटरेक्शन होता है जिसे हम मैकेनिकल इंटरेक्शन कहते हैं, तो उसमें जो एनर्जी इधर से लॉस होगी, उधर से भी लॉस हो सकती है, और इसमें गेन होगी। उस एनर्जी का इधर से इधर ट्रांसफर होता है। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो इधर से लूज किया और उधर जाएगा, इसने लूज किया और उसने गेन किया, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वर्क कहते हैं। वर्क इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यूरिंग मैकेनिकल इंटरेक्शन। यानी जब दो मैकेनिकल सिस्टम है, उनकी एक प्रॉपर्टी है मास, दूसरा मोमेंटम, उस तीसरी एनर्जी, ये तीनों प्रॉपर्टी उनको मैकेनिकल आइडेंटिटी, उनके स्टेट को बताती है, अवस्था को बताती है। और सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी में मास है, मोमेंटम है, एनर्जी है, मतलब बॉडी इन प्रॉपर्टीज को ओन करेगा, पोजेस करेगा, तो फिर ये इसे लूज कर सकता है, गेन कर सकता है। लेकिन जब ये लूज करेगा या गेन करेगा, तो जो एनर्जी का वो फॉर्म जो इसमें से उसमें ट्रांसफर होगा, उस एनर्जी इन ट्रांजिट को मैकेनिकल इंटरेक्शन में वर्क कहते हैं। ये बातें हम लोग मैकेनिक्स में सुने थे, हम में से ज्यादातर लोग को याद होगा, कुछ लोग भूल गए हैं, तो अब याद कर ले। ठीक है, अब एक दूसरा पार्ट समझते हैं। ये मैकेनिकल सिस्टम के बदले इसका नाम है, यह एक थर्मल सिस्टम। यह एक थर्मल सिस्टम। तो थर्मल सिस्टम की भी प्रॉपर्टी होती है जिसको एनर्जी कहते हैं। एनर्जी उसमें भी होती है, उसे आप इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इनसाइड होता है। तो जब इन दोनों के बीच थर्मल इंटरेक्शन होता है, तो जो एनर्जी इधर लूज करेगा, उधर भी लूज कर सकता, हमें नहीं पता किधर लॉस होगा, मगर इतना पक्का है कि एक तरफ लॉस होगा तो दूसरी तरफ गेन होगा। इस एनर्जी को हम यू से दिखाते हैं। ये थर्मल सिस्टम की एनर्जी है जिसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और तब उस समय यहाँ से उसमें या उसमें से इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा। उसी एनर्जी को हीट कहते हैं। यानी हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यूरिंग थर्मल इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज। दो बॉडीज के बीच जो थर्मल इंटरेक्शन होता है, तब जो एनर्जी इसमें से लॉस हो और उसको जा रही हो, ट्रांजिट में हो, उसी एनर्जी को हीट कहते हैं। तो हीट क्या है? तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ही नहीं, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। जब दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है, ए लूज करेगा, बी गेन कर रहा हो, तो एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यूरिंग थर्मल इंटरेक्शन इज कॉल्ड हीट। यानी इधर थर्मल इंटरेक्शन में हीट और मैकेनिकल इंटरेक्शन में वर्क, ये दोनों एनालॉग है। ये दोनों ही बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत डिफरेंट आइडिया हो सकता है कि हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी की बात करें, लेकिन फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स में हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। इट इज नाइदर possessed or owned by body A nor it can be part of the body B। उन दोनों के अंदर जब हीट है तो उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जब एनर्जी का इसमें से उसमें या उसमें से इसमें ट्रांसफर हो रहा है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट। सो थर्मल इंटरेक्शन में जो हीट का रोल है, मैकेनिकल इंटरेक्शन में वही वर्क का रोल है। तो वर्क एंड हीट आर एनालॉग। मैकेनिकल इंटरेक्शन में जो रोल वर्क का है, वही इसमें भी।
समझे? मैकेनिकल इंटरेक्शन में जो वर्क है वही इसमें थर्मल इंटरेक्शन में एनर्जी का है, ठीक है? मैकेनिकल इंटरेक्शन में जो वर्क का है वही थर्मल इंटरेक्शन में एनर्जी का है। और जिनको आवाज नहीं आ रही हो ऐप पर, उनको चाहिए कि एक बार उसको लीव कर जाएं, अपना साउंड चेक चेक कर लें और फिर से ज्वाइन करें, क्योंकि बाकी सब जगह आवाज ठीक से आ रही है और हमको भी यहाँ दिख रहा है। तो ये हो गया हीट। तो इस तरह हीट की परिभाषा हो गई कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ऊष्मा क्या है? तो वह ऊर्जा है जो थर्मल इंटरेक्शन में ट्रांजिट हो रही है। यानी इसका डेफिनेशन दें तो हीट इज एनर्जी, सही बात है। मगर एनर्जी किस में? एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यूरिंग थर्मल इंटरेक्शन, जब बॉडी ए और बी के बीच थर्मल इंटरेक्शन हो रहा हो, जब बॉडी ए और बी के बीच थर्मल इंटरेक्शन हो रहा हो, तब उसे हम लोग हीट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ दो बातें और सोचने की है, इसी बात से निकली। एक बात कि थर्मल इंटरेक्शन किसको कहते हैं, और दूसरी बात थर्मल सिस्टम किसको कहते हैं, और तीसरी बात कि एनर्जी का ट्रांसफर जिसे आप हीट कह रहे हैं वो किधर से किधर होता है और कितना होता है। क्यों? एक तो अमाउंट नापना कि कितना थर्मल एनर्जी इसमें से उसमें जाएगी हीट के फॉर्म में, दूसरा इधर से उधर जाएगी या उधर से इधर आएगी, किधर से किधर। तो अगर किधर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर जानना है तो थर्मोमेट्री यानी टेम्परेचर का कंसेप्ट, और अमाउंट ऑफ ट्रांसफर जानना है तो कैलोरीमेट्री। तो एक चैप्टर है थर्मोमेट्री और उसका अगला चैप्टर है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में हम जानेंगे अमाउंट ऑफ हीट यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग थर्मल इंटरेक्शन थ्रू दिस प्रोसेस, और थर्मोमेट्री में जानेंगे द डायरेक्शन, हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऊष्मा के रूप में कौन तय करेगा कि ऊष्मा इधर से उधर जाएगी कि उधर से इधर आएगी। तो इसलिए पहले हो गया हीट का डेफिनेशन, और भी डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन मतलब परिचय होता है। The heat is energy in transit during thermal interaction. Heat in thermal interaction is analog to work in mechanical interaction. ये बात समझ में कुछ कुछ आ गई होगी। अब आगे तय करना है कि हीट का ट्रांसफर इधर से उधर होगा या उधर से इधर होगा, ये कौन तय करेगा? तो ये तय करेगा टेम्परेचर, समझे? टेम्परेचर किसका? तो थर्मल सिस्टम का। और थर्मल सिस्टम कौन है? जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, हीट एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग थर्मल इंटरेक्शन। तो ये कौन तय करेगा कि हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा? तो वो तय करेगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सोचिए। तो स्कूल के दिनों में जब आप छोटे छोटे थे, नहीं हम भी थे छोटे छोटे, तब हम लोग पढ़े थे कि हीट किसी भी बॉडी में डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को नापने के लिए टेम्परेचर डिफाइन होता है। टेम्परेचर इज मैथमेटिकल फंक्शन, टेम्परेचर इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट टेम्परेचर के बारे में सोचें। पहला कि इट इज ए, टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये मैक्रोस्कोपिक का हम क्या सेंस रखते हैं इस समय? तो जैसे आप जानते हैं किसी थर्मल सिस्टम या गैस में मॉलिक्यूल के पास मास डिफाइंड है, तो हाँ है, और मोल के लिए ही डिफाइंड है, और पूरा गैस सिलेंडर के लिए भी डिफाइंड है। यानी मास इज डिफाइंड फॉर द कंस्टिट्यूएंट्स एज ए पार्टिकल एंड आल्सो डिफाइंड फॉर द सिस्टम एज ए होल। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर दोनों पर मास डिफाइंड है। लेकिन प्रेशर, प्रेशर पार्टिकल नहीं होता, पार्टिकल का नहीं डिफाइन होता, सिस्टम का होता है। उसी तरह टेम्परेचर किसी एक पार्टिकल, एक कंस्टिट्यूएंट या मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का होगा। इसीलिए बोला गया पहला नाम कि टेम्परेचर इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किसका? तो टेम्परेचर इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, जो डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, विच डिसाइड्स या विच डिटरमाइंस, डिटरमाइंस क्या डिटरमाइन करता है? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ऊष्मा का स्वरूप में ऊर्जा का ट्रांसफर किस सिस्टम से किस सिस्टम की तरफ होगा,
ये तय करता है टेम्परेचर एंड इट इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल सिस्टम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर इज a mathematical function of state of the system. Temperature is mathematical function of state of the system. Temperature is mathematical. अब ये mathematical क्यों, फिजिकल नहीं? हाँ नहीं, टेम्परेचर इज मैथमेटिकल function of thermal state of the system. Temperature is mathematical function of thermal state of the system. सिस्टम के थर्मल अवस्था, उसमें अवस्था का सूचक फंक्शन है, यानी T इज फंक्शन ऑफ स्टेट। अब थर्मल सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटिटी डिफाइंड है प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर डिपेंड करता है सिस्टम के प्रेशर पर और वॉल्यूम पर। तो ये दूसरी परिभाषा हुई कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ स्टेट। तो यही दो डेफिनेशन अभी रखिए कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर तय करता है कि किधर से हीट किधर को ट्रांसफर होगी। अब टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए आप इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं उसका नाम है थर्मोमीटर, और जो सिद्धांत यूज करते हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, और जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसे कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले थर्मोमीटर से भी पहले टेम्परेचर मेजरमेंट का प्रिंसिपल, मतलब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करेंगे? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। हम लोग हीट के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यूरिंग थर्मल इंटरेक्शन, जस्ट लाइक वर्क इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यूरिंग मैकेनिकल इंटरेक्शन। यानी जो रोल मैकेनिकल इंटरेक्शन में वर्क का है वही रोल थर्मल इंटरेक्शन में हीट का है। और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट किधर से किधर होगा ये तय करेगा जो प्रॉपर्टी, उसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। दूसरी बात एक और पता चली कि टेम्परेचर और क्या है, तो टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ स्टेट। अब देखना है टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करें? तो टेम्परेचर इज ए मैथमेटिकल फंक्शन, ये बात तो सही है। तो फिर नापें कैसे? तो टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड in terms of change in value of physical property, in terms of change in value of physical property of the system, property of the system। कुछ समझ में आई बात? अगर किसी सिस्टम का थर्मल स्टेट में चेंज आए तो उसे हम जानेंगे कैसे? तो उसका वॉल्यूम चेंज कर सकता है, एक्सपेंड करें तो वॉल्यूम इज फिजिकल, इट्स मेजरमेंट विल मेजर द टेम्परेचर। उसके द्वारा एक्सर्टेड बाउंड्री पर प्रेशर बढ़ता हो तो प्रेशर इज फिजिकल, वो हम नाप सकते हैं, उससे हम टेम्परेचर नापेंगे। उसका वॉल्यूम चेंज होने से किसी ट्यूब में उसका लेंथ और कॉलम लेंथ चेंज करता हो, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है, तो उसे नाप सकते हैं। कोई कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो करता है और तब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आता है, तो हम उससे भी नाप सकते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर इज a mathematical function of a state of a thermal system, but it can be measured only in terms of variation in value of physical property which depends upon temperature। मतलब सिस्टम की उन भौतिक गुणों के मान में परिवर्तन के आधार पर हम नापेंगे जो भौतिक गुण पर डिपेंड करता है क्या? टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन फिजिकल क्वांटिटी जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, उनमें जो चेंज आता है उसी के चेंज के टर्म्स में नापेंगे। इसी सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ, इसी स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री कहते हैं। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री कहेंगे, यानी ताप मेजरमेंट का सिद्धांत।
अब वो जो प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करेंगे, जिसके चेंज के टर्म्स में हम टेम्परेचर चेंज नापेंगे, उनको हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जिनके चेंज के टर्म्स में टेम्परेचर नापा जाएगा उनको हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आगे देखिए कौन कौन से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं अभी अभी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू बदलता है जब जब टेम्परेचर चेंज करता है, और हम टेम्परेचर चेंज को उन्हीं के वैल्यू परिवर्तन के टर्म्स में नापते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी whose values changes, the physical quantity whose values changes with change in temperature, जिनका हम यूज करेंगे फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी जिसका उपयोग किया जाएगा ताप परिवर्तन को नापने के लिए। उसमें पहला, किसी लिक्विड का कॉलम में, ट्यूब में जो लेंथ होता है या हाइट होता है उसमें चेंज आएगा, यानी वेरिएशन इन थर्मामीटर में होता है। जो बुखार नापने के लिए आप थर्मामीटर यूज करते हैं, उसमें लास्ट में एक गुंडी या बल्ब है जिसमें मरकरी भरा है। मरकरी को बॉडी के कांटेक्ट में लाए, आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, मरकरी को एक्सपांसन होगा, एक्सपांसन के लिए जगह चाहिए, वह ट्यूब में आगे कॉलम बढ़ेगा। कॉलम से हम रीडिंग पता करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वेरिएशन इन कॉलम लेंथ, कॉलम लेंथ किसका? ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। किसी ट्यूब में लिक्विड के लेंथ में परिवर्तन आएगा तो उसके टर्म्स में हम नापेंगे, ठीक है। दूसरा, चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तीसरा, चेंज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चौथा, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो चेंज इन वॉल्यूम, टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम में चेंज आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। तो हम उस वॉल्यूम परिवर्तन के टर्म्स में टेम्परेचर चेंज नाप सकते हैं। तीसरा, चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर परिवर्तन में हम उससे नाप सकते हैं। और सबसे लास्ट में, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंडक्टर के रेजिस्टेंस में चेंज आता है जब टेम्परेचर चेंज आता है, तो उससे हम टेम्परेचर चेंज नापते हैं। ये 4 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाएगी फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब लास्ट में एक पॉइंट, उस डिवाइस को क्या कहेंगे जिसका उपयोग करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए? तो उस डिवाइस को बोलते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर भी 4 तरह का होगा। कैसे? तो लिक्विड कॉलम थर्मामीटर, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर बुखार वाला, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर थर्मामीटर, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम थर्मामीटर, और प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर यानी इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर। ये 4 तरह का थर्मामीटर पढ़ना है, ठीक है। अब इन सब से पहले एक चीज जानना है, टेम्परेचर नापने के लिए स्केल, यानी किस तापमान को आप टेम्परेचर का 0 मानिएगा और किस टेम्परेचर को टेम्परेचर का अपर लिमिट, कोई इंटरवल कैसे नापे। तो टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर का स्केल, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए स्केल चाहिए, पैमाना, रेफरेंस वैल्यू, जीरो वैल्यू। तो चलिए टेम्परेचर स्केल, देखिए पिघलते हुए ये हम 4 स्केल दिखाते हैं या देखते हैं। 1, 2,
3 और 4। रेफरेंस वैल्यू के तौर पर पिघलता हुआ बर्फ, मेल्टिंग आइस को लोअर रेफरेंस मान लिए, टेम्परेचर रेफरेंस, ये लोअर रेफरेंस हो। और अपर लिमिट के रूप में, पर लिमिट नहीं की, अपर वैल्यू के लिए हम उसी पानी के, उबलते पानी का टेम्परेचर, बॉइलिंग वाटर को अपर वैल्यू ले लेते हैं। और एक टेम्परेचर स्केल में यहाँ क्या करते हैं, मानते हैं इस रेफरेंस टेम्परेचर को टेम्परेचर ऑफ, ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, पिघलते बर्फ का तापमान, इसको माना गया 32, इसको माना गया 0, इसको माना गया 273, इसको माना गया ZL। कुछ कुछ समझे? सबका टेम्परेचर सेम है, पिघलता बर्फ का तापमान सब का सब। और उबलते पानी का यहाँ माना गया 212, और यहाँ माना गया 100, और यहाँ माना गया 373, और यहाँ माना गया Z अपर। और ये टेम्परेचर किसका है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, जस्ट बॉयल करते हुए पानी का तापमान को अपर लेवल। अब ये अलग अलग नंबर वैल्यू देने के हिसाब से इनका स्केल अलग हो गया, यानी इन्होंने मेल्टिंग आइस और बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को बांटा कितने डिवीजन में, तो 212 माइनस 32 घटाइए, 212 माइनस 32 डिवीजन में बांटा है। तो 212 में से 32 घटा दिया तो 180 डिवीजन में बांटा। किस टेम्परेचर इंटरवल को, तो मेल्टिंग आइस एंड बॉइलिंग वाटर के बीच का जो टेम्परेचर अंतराल है, इंटरवल है, उसको 180 डिवीजन में बांटा है इस स्केल ने, पहले स्केल में। जबकि उसी इंटरवल को, टेम्परेचर अंतराल को, दूसरे स्केल ने कितना में बांटा, नीचे 0 ऊपर 100 डिवीजन में बांटा। यानी जिस टेम्परेचर अंतराल को 180 भाग में बांटते हैं एक स्केल में, दूसरे स्केल में 100 भाग में बांटते हैं। जो 180 वाला भाग है उसे कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, समझे? इसमें 180 डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा, टेम्परेचर इंटरवल का, ताप अंतराल का। लोअर वैल्यू मेल्टिंग आइस, अपर वैल्यू बॉइलिंग वाटर, बीच का इंटरवल जो भी हो उसे हम 212 डिवीजन में बांटेंगे। और इसमें हम लोग उसी इंटरवल को बांटे हैं कितना, 100 डिवीजन, समझे, सेल्सियस स्केल में। यानी जिसे हमने 112 डिवीजन, 180 डिवीजन में बांटा फ़ारेनहाइट स्केल में, उसी इंटरवल को 100 डिवीजन में। और इसमें भी हम लोग 100 डिवीजन में बांटते हैं। क्यों? इसका नाम हुआ केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, जो आगे पढ़ने वाले हैं। और ये अननोन कोई है, इसमें हम कितने डिवीजन में बांटते हैं, तो ZU माइनस ZL डिवीजन में बांटते हैं। ठीक है। अब बीच में कोई बॉडी है, वो उसको तीनों के, चारों के रेफरेंस में रखें। ये टेम्परेचर कितना है नहीं मालूम है, कुछ होगा, लेकिन सभी स्केल में एक ही होगा। उनका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन फिजिकल वैल्यू सब एक ही है। आप किसी भी यूनिट से नापें, समझे जी। 180 घटा के आया 212 में से, सही आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक तो है ही। अब इसमें जो है ये, इसमें हमने इसे F से डिनोट किया, उसी टेम्परेचर को इसमें हम लोग C से डिनोट किए, उसी टेम्परेचर को इसमें हम लोग K से डिनोट किए, उसी टेम्परेचर को इसमें हमने Z से डिनोट किया। कुछ समझ रहे हैं ना? हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए रेफरेंस स्केल तैयार कर रहे हैं, स्टार्ट एंड एंड, लोअर एंड अपर। ऐसा नहीं है कि मेल्टिंग आइस से नीचे टेम्परेचर नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है कि बॉइलिंग वाटर से ऊपर टेम्परेचर नहीं होगा। एक इंटरवल करें तो आगे उसी का दुगुना तिगुना, नीचे आधा, ऐसे ही कुछ होगा ना। ये अब यहाँ बंटवारा हुआ F माइनस 32, आप लिख सकते हैं F माइनस 32, ये जो डिवीजन है उतना इसमें है, उतने इसमें, उतना ही इसमें, डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, सही है, बराबर C माइनस क्या, C माइनस 0, और यहाँ पर 100 माइनस 0, और यहाँ पर K माइनस 273, और इधर 373 माइनस 273, सही है।
और वही टेम्परेचर यहाँ पर Z माइनस ZL लोअर एंड ZU माइनस ZL, समझे? ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आप एक ही टेम्परेचर को दोनों में अलग अलग बांट सकते हैं। समझ में आई बात? ये हुआ टेम्परेचर स्केल का बेसिक। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखना है, समझे? अब इस पर हम लोगों को प्रॉब्लम शुरू करना है बनाना अभी।